कूड़ा बीनने वाली की किस्मत। लता अपनी सास सुष्मिता के साथ अस्पताल में बैठी थी। तभी एक नर्स लता के पास आकर उसे अंदर जाने को कहती है। बहू को अंदर जाता देखकर उसकी सास सुष्मिता भी उसके पीछे हो लेती है। कुछ देर बाद, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तब से रिपोर्ट को क्यों देख रहे हैं? आई एम सॉरी सुष्मिता जी, मगर आपकी बहू में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, अंग्रेजी छाटना छोड़कर हिंदी में बताइए क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। अपने बहू के बांझ होने की खबर सुनकर सुष्मिता के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो सारे रास्ते बेचारी बहू को कोसते हुए घर आ अपने बेटे चमन को एक की दो लगाकर बताने लगी। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए इस बांझ को बहू बनाकर। शक तो मुझे पहले दिन से था, जब शादी के 2 साल बाद तक इसकी गोद हरी नहीं हुई, तभी मेरा दिमाग ठनका। और देख, डॉक्टर के जांच से साफ हो गया कि इसकी कोख ठूठी है। निकल जा मेरे घर से, अब मेरे घर के छत के नीचे तेरे लिए कोई जगह नहीं। ससुराल के बेघर होने के ख्याल भर से लता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने पति और सास के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। अजी, माँ जी को समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी। चमन अपनी माँ सुष्मिता के जैसे ही सख्त दिल इंसान था, जो अपनी माँ के चलाए चलता था, और लता के बांझ होने की खबर के बाद उसका गुस्सा लता पर खौल उठा था। उसने लता को जोर से लात मार दी। बस निकल जाए यहाँ से। अरे तेरे यहाँ होने का क्या फायदा, जो तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे सकती। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी हड्डी पसलियों को पीस कर रख दूंगा मैं। आखिरकार चमन ने अपनी माँ की मर्जी मानकर लता को घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद अंधेरा घिर आया, पर आखिरकार रात होने पर लाचार बहू की आस टूटकर बिखर गई। हे सीता माँ, आज इस बांझ बहू को तुम्हारे ही जैसे बनवास मिला है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, इस सकेती में तुम मेरा सहारा बनना माँ। कुछ दूर चलने के बाद लता एक फुटपाथ पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोते हुए वहीं सो जाती है। तभी एक पुलिस वाला लता पर एक लाठी चलाता है। अरे ओ छप्पन छोरी, चलो उठ यहाँ से। ये फुटपाथ तेरे बाप ने बनाया है क्या, जो मजे से यहाँ नींद खींच रही है? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, किस्मत की सताई हूँ साहब। अरे बंद करे झूठ मूठ के आंसू बहाना। तुम जैसी अयाशबाज औरत अपने ढीले कैरेक्टर के कारण न घर की रहती है न घाट की। चल भाग यहाँ से। लता सारी रात भूखे प्यासे सड़कों पर मारी मारी भटकती है, मगर हर जगह से कोई न कोई उसे भगा ही देता है, और आखिरकार लाचारी उसे कचरे के ढेर में ले आती है। कहने वाले ने सच ही कहा है, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। ये कब इंसान को खाक बना दे और कब ताज पहना दे, कोई नहीं जानता। लता उस कचरे के ढेर में ही एक छोटा सा तंबू गाड़कर अपने रहने के लिए एक ठिकाना बना लेती है, और दिन भर कूड़ा बीन कर शाम होते ही उसे भंगार के दुकान पर बेचकर अपने लिए रोटी कमाती है। हे भगवान, आखिर तूने मुझ कचरा बीनने वाली की किस्मत किस कलम से लिखी है, जो मेरे पास एक रिश्ते नहीं रहते। क्यों बनाया तूने मुझे अधूरी औरत। अगली सुबह होते ही एक बड़ी सी कूड़े से भरी गाड़ी कचरे के ढेर में कूड़ा फेंक जाती है। उनके जाने के बाद लता जैसे ही उस कचरे के ढेर से बेचने लायक सामान बीनने के लिए कदम बढ़ाती है, इतने में कचरे के ढेर में बिखरे कांच के टुकड़े उस गरीब कचरे वाली के पांव में गड़ जाते हैं। आह माँ, मेरा पैर बचाओ, मैं भी किसे पुकार रही हूँ। भला मुझ कचरे वाली की मदद के लिए कोई क्यों आएगा, क्योंकि ये दुनिया तो हमसे घिन करती है और नफरत की नजर से देखती है। लता अपनी लाचारी पर बहुत रोती है और उसे खुद ही वो कांच अपने पांव से निकालने पड़ते हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। वो हर रोज कूड़ा कचरा बीन कर अपनी जिंदगी गरीबी में बिता रही थी, जहाँ सारा दिन उसके हाथ पांव कचरे में सने रहते थे और उसे दिन रात कूड़े के बदबू में सांस लेना पड़ता है। वो कभी सड़क पर कूड़ा चुनती नजर आती तो कभी प्लेटफॉर्म और पटरी पर कूड़ा चुनती। एक दिन ढलते शाम जब लता कंधे पर कूड़े की बोरी लिए प्लेटफॉर्म पर बढ़े चली जा रही थी, तो उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसका बच्चा रो रहा है, मुझे देखना होगा, ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। अचानक लता की नजर पटरी पर पड़े उस बच्चे पर चली जाती है, जिसके बगल में एक बैग भी रखा हुआ था। जैसे ही लता उस बैग को खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। आखिर इस मासूम से बच्चे को कोई इस पटरी के बीच क्यों छोड़कर गया है? क्या इस बच्चे के चेहरे को देखकर उस माँ के अंदर ममता नहीं जागी, उसका दिल नहीं पिघला? लता उस नन्हे से बच्चे और उस बैग को उठाकर अपने ठिकाने में चली जाती है और उस बैग को कचरे के ढेर में छुपा देती है और सारी रात जाग कर उस बच्चे को सुलाती है। ऐसे ही धीरे धीरे लता को वो बच्चा अपना लगने लगता है। फिर एक दिन लता उससे बातें करती है। मुझ कचरे वाली का इस बच्चे के साथ इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा लगाव घाव के सिवा कुछ नहीं देता।
क्या पता कब मेरी बेरंग किस्मत मुझे इससे छीन ले जाए। लाचार कचरे वाली कई महीनों तक उस बच्चे को इस आस में पाल रही थी कि एक रोज उसके माता पिता उसे वहां से ले जाएंगे, मगर किस्मत का कुछ अलग ही इशारा था। वो बच्चा लता के फीके जिंदगी में खुशियों का रंग भरने जो आया था। लता ने मिले हुए पैसों से एक सुंदर सा आशियाना खरीद लिया और कूड़े कचरे की थाक से निकल गई। उस बच्चे के आ जाने से जैसे कचरे वाली की जिंदगी खुशियों से महक उठी थी। तभी एक रोज दरवाजे पर उसकी सास सुष्मिता और पति चमन आते हैं। आप दोनों अब क्या लेने आए हो यहाँ? अपने गुनाहों की माफी बहू, हमें माफ कर दे। दरअसल डॉक्टर साहब की रिपोर्ट फेरबदल हो गई थी। तुझ में कोई खोट नहीं है, बल्कि असल खोट तो मेरे बेटे में है। इस बात का पता मुझे तब चला जब तेरे चले जाने के बाद मैंने चमन की दूसरी शादी की, और जब उसे भी कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे बेटे की दूसरी बीवी उसे छोड़ गई। घर चल बहू। उस शाम किस्मत लता को जैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर चुकी थी, जहां एक और उसकी खोई हुई मां बनने की खुशी लौटी थी, मगर लता उस लगाव को झुठला भी नहीं सकती थी जो कचरे के ढेर में रहकर उसे उस अनजाने बच्चे के साथ हो गया। मुझे आप दोनों की झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तब कहाँ था आप दोनों का फिक्र जब मैं रात के अंधेरे में सड़क पर मारी मारी फिर रही थी? तब कहाँ थे मेरे पति जब मैं सड़क पटरी और कचरे के ढेर में दिन काट रही थी? जैसे ही आप दोनों को पता चला कि मेरे अंदर माँ बनने की काबिलियत नहीं, मेरी सास और मेरे पति ने मुझे दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंका। अगर अपने ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए आप दोनों का साथ। मेरे लिए ये मेरा बच्चा ही सब कुछ है। मैंने मन बना लिया है, अब मैं इसी बच्चे के साथ उसकी माँ बनकर रहूंगी। ऐसा बोलकर लता अपनी सास और अपने पति के मुंह पर दरवाजा मार देती है। उस दिन के बाद से लता अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर उस बच्चे को अपना आज बना लेती है, और जब कभी वो किसी गली सड़कों पर बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखती थी तो उनकी मदद जरूर करती थी। खाने की मेज पर बैठी हुई निवेदिता खाना थूक कर गुस्से में अपनी गरीब भाभी गौरी पर चढ़ बैठती है। आथू, कितना बकवास और बेहुदा कढ़ी बनाई है आपने। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप मुझसे क्यों जलती बुनती रहती हैं भाभी। ऐसा नहीं है निवेदिता, मुझे गलत समझ रही हो। यही सही गलत का फंडा ना मुझे मत सिखाइए, सब समझती हूँ मैं। आपको मेरा खाली बैठे रहना खटकता है, इसीलिए आप जानबूझकर ऐसा खाना बनाती हैं क्योंकि आप मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहती हैं। निवेदिता में हमेशा से ही एक की चार लगाने की बुरी लत थी, जिस पर गौरी की सास कालिंदी बेचारी बहू पर सुलग उठती थी। अरे निवेदिता, दोष इसका नहीं, क्योंकि जिस गरीब घर की ये बेटी है ना, वहाँ इसके घर ना हर दूसरे दिन दाने दाने पर आफत छाया हुआ था, और अचानक से हम अमीरों के घर में कोटा भरकर राशन मिल गया तो बर्बादी तो होगी ही। और तू क्यों जाएगी इस घर से निवेदिता? आखिरकार तू इस घर की बेटी है। अगर किसी को जाना ही होगा तो ये कमबख्त क्यों नहीं चली जाती? इसका यहाँ रहना ही तो मेरे बेटे की दूसरी शादी के रास्ते में रोड़ा है। इसके गरीब माँ बाप ने क्या अच्छा चुना लगाया है, एक जोड़े में बेटी विदा कर दी, वरना ये गरीब की बेटी हमारे अमीर घर में राज नहीं भोग रही होती। अपनी सास कालिंदी का ये कहा सुनकर गरीब गौरी की आंखें आंसू से भर आती हैं, मगर वह एक भी लफ्ज नहीं बोलती, क्योंकि उस गरीब बहू को ससुराल की चौखट के भीतर कदम रखते ही सिर्फ सुनना सिखाया गया था। अपने हक में आवाज उठाने की इजाजत उसे किसी हाल में नहीं थी। पूरे घर परिवार के बीच सिर्फ उसके ससुर सुदर्शनी ऐसे शख्स थे जिन्हें सही मायने में सही और गलत की परख पहचान थी। अरे आखिरकार तुम दोनों माँ बेटी क्यों बेचारी बहू पर हर वक्त चढ़ी रहती हो? एक तो बेचारी बहू एक भोर से भूखी प्यासी सारा दिन तुम्हारे इशारे पर नाचती रहती है, तब भी तुम दोनों को इसे बिना सुनाए चैन नहीं पड़ता। ये लो आ गए बहू की हिमायत करने के लिए। पता नहीं इस गरीब की बेटी ने कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दिया है, जो बस इस चतुरनार की तरफदारी करते हैं। पिताजी, आपको लुगाइयों के लफड़े में बिना पढ़े कोई दूसरा काम दिखाई नहीं देता क्या? बस चले आते हैं माँ और भाभी के खटपट में टांग अड़ाने। निवेदिता के बोलने का बेढंगपन देखकर सुदर्शन वहाँ से चला जाता है। निवेदिता बहुत ही बिगड़ैल, अय्याशबाज और मुंहफट लड़की है, जिसे गौरी का हंसना, चहकना या खुश रहना गवारा नहीं। इसलिए वह अपनी भाभी के खिलाफ हर वक्त अपनी माँ के कान भरती है। कालिंदी भी उसी के सिखावे में चलती है। माँ, मुझे ना चिली पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज भाभी को कह दो बना देंगी। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो, तू ठहर। गौरी, अरे ओ गौरी, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी कहिए। मेरी बेटी को चिल्ली पास्ता खाना है, सारा काम छोड़कर पहले मेरी निवेदिता के लिए चटपटा सा चिल्ली पास्ता बना दे। दिन भर से काम कर रही गौरी का शरीर थकान से चूर हो चुका था, मगर काम के कारण उसे पल भर के लिए भी आंखें मोड़ने का भी सही वक्त नहीं मिला। बेचारी बहू इस उम्मीद में अपनी सास की आंखों में देखती रही, शायद उसकी सास उसे झूठे मुंह ही आराम करने को कहेगी।
मगर कालिंदी ने कुछ न कहा। गौरी ने झट से पास्ता बनाकर निवेदिता के आगे परोस दिया। ये लो निवेदिता, गर्मा गर्म पास्ता। हाँ, खुशबू तो बड़ी दमदार है, मगर अगर मैंने अपनी इस गरीब भाभी की तारीफ कर दी तो ये मेरी माँ की नजरों में छा जाएगी और फिर बिना नुस्ख निकले निवेदिता को खाना हजम होता है क्या? निवेदिता गपागप करके पास्ते की प्लेट चट कर देती है, मगर आखिरी बाइट के साथ वो झूठ मूठ का नाटक मचाते हुए कहती है, आथू, अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ कंकड़ था, मुंह में चला गया। क्यों री जाहिल गवार गरीब की बेटी, तेरी आंखें हैं कि बटन? मेरी फूल सी बच्ची को कंकड़ पत्थर खिलाकर तू उसे मारना चाहती है? कालिंदी गुस्से में गौरी को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे कालिंदी की उंगलियां गौरी के गालों पर छप जाती हैं। तभी उसका पति भावेश घर में दाखिल होता है। क्या हुआ माँ, आज इस गरीब गंवार ने फिर कुछ नुकसान किया क्या? अरे भावेश बेटा, तेरी माँ ने तेरी पत्नी को तेरी आंखों के सामने पीट दिया। ऐसे में तुझे उसका हालचाल पूछना चाहिए, मगर तुझे तो नफे नुकसान की पड़ी है। पिताजी, आप तो चुप ही रहिए। एक तो आपने जोर जबरदस्ती से मेरी शादी इस गई गुजरी गरीब से करा दी। कितना कुछ सोचा था मैंने कि दहेज में बुलेट मिलेगी, मगर उसके गरीब माँ बाप ने एक खोटा सिक्का तक नहीं दिया। अरे ऐश तो इसकी ही है, बिना एक पैसे दिए झोपड़पट्टी से सीधे महल में आ गई। भावेश गरीबी की आड़ में गौरी को भिगो भिगो कर जूते मारता है, मगर कहते हैं जब पानी सर से ऊपर उफन जाए तो मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। उस रोज गौरी अपने अमीर ससुराल वालों से आंखों से आंखें मिलाकर बोल पड़ी। सच कहा आप सभी ने, मगर मैं भले ही गरीब की बेटी हूँ, मगर मेरे माँ बाबूजी के सिखाए संस्कार उतने ही बड़े हैं, इसलिए मैंने चुपचाप सब कुछ सहा। मगर शायद आप लोगों ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया और कभी सास ने मुझ पर जोर आजमाया तो कभी ननद ने नौकर से भी बदतर अपनी जूती की नोक पर नचाया, और जिसने हाथ थामा उसके लिए तो ये शादी समझौता बनकर रह गया। इतने बड़े घर की बहू होते हुए भी मेरी हैसियत एक नौकर की है, मगर आज भी मैं अपने गरीब बाबा की रानी हूँ। माफ करना ससुर जी, मगर अब कोई मेरे माँ पिताजी को गरीब कहे ये मुझे गवारा नहीं। आखिरकार उस गरीब बहू को अपने मायके का मान बचाने के पीछे ससुराल छूट जाता है, जिसका दुख सिर्फ सुदर्शन को होता है। हालांकि भावेश, निवेदिता और कालिंदी बहू के चले जाने से खूब खुश होते हैं। अगली सुबह, निवेदिता, अरे ओ निवेदिता, उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं। ओहो क्या है माँ, मेरी कान में घुसकर क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो मुझे। बेटी दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, जरा उठकर एक कप चाय तो बना दे। ये सुनकर निवेदिता बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, माँ खुद भी तो अपना हाथ पांव चला सकती हैं, प्लीज अब मेरी नींद खराब करना बंद कीजिए। ऐसा कहकर निवेदिता रजाई ओढ़कर सो जाती है। वहीं कालिंदी लड़खड़ाती हुई खुद ही चाय बनाती है। वहीं भावेश भी भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निवेदिता अपनी अमीर के आड़ में बाहर से खाना खरीद कर खुद खा लेती। फिर एक शाम भावेश थका हारा घर आकर सीधे किचन में जाता है, मगर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। निवेदिता, तुम सारा दिन फोन पर उंगलियां फेरती रहती हो, थोड़ा वक्त निकालकर खाना बना दिया करो। तुम इतनी लेजी क्यों हो? ये सुनकर निवेदिता अपने भाई को गुस्से से घूरती हुई बोलती है, ओ कमान भैया, हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। अगर आपको इतनी भूख लगी है तो कुछ ऑर्डर कर दो। मगर तुम जानती हो ना मुझे बाहर का खाने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए भैया, क्योंकि ये किचन में खड़े होकर पसीना बहाना और खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। निवेदिता भावेश को उल्टा जवाब देकर चली जाती है। वहीं भावेश की आंखों पर गौरी झांकने लगती है और उसके लफ्ज अल्फाज पकड़ लेते हैं। गौरी मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का कितनी आसानी से ख्याल रखती थी। भावेश को पछताता देखकर सुदर्शन बोलता है, अब एहसास हो रहा है बरखुदार कि तुमने क्या खोया है। हमारे पास पैसे की कौन सी कमी है, नौकर रख लेते हैं। अपने पिता की फटकार सुनकर भावेश शर्म से भर जाता है। पिताजी, मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। भावेश गौरी को लेने उसके मायके आता है, जहां उसका पिता हरिहर कहता है, अरे गौरी बिटिया, देख दामाद जी आए हैं। दामाद जी, आपके और बिटिया के बीच कोई अनबन हुई है क्या? जब से आई है खोई खोई सी रहती है गौरी। घर चलो गौरी, तुम्हारे भावेश से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई है। अपने पति की आंखों में उतरा पछतावा देखकर गौरी उसके गले लग जाती है और अपने ससुराल आ जाती है, जहां कालिंदी कहती है,
अपनी सास को भी माफ कर दे। तेरी सास ने तेरी कदर नहीं जानी। मैंने तुझे नौकरानी बनाकर रखा, मगर अब मेरी ऐठ खाक हो गई है। अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। इस तरह ससुराल के सभी शख्स को गरीब बहू की कदर समझ में आ जाती है। वहीं निवेदिता सभी की नजरों से उतर जाती है।